Hello friends, welcome to my YouTube channel Concept of Physics classes by ललन कुमार। प्यारे बच्चों, हम लोग पिछली क्लास में रेजिस्टेंस से जुड़ी हुई बातों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन भी करवाया और आप लोगों ने ऑनेस्टली क्वेश्चन का जवाब भी दिया और सही सही जवाब भी दिया। बहुत अच्छा लगा। अब हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। फिर एक टॉपिक है हम लोगों के पास, किरचॉफ्स लॉ। जब उसको हम लोग स्टडी कर लेंगे, पुनः फिर और कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम लोग पढ़ेंगे, उसके कंसेप्ट को अप्लाई करके हम लोग पढ़ेंगे। तब तक हम लोग सेल के बारे में अध्ययन करेंगे। एक टर्म बार बार आपकी लाइफ में यूज होगा इलेक्ट्रिक चैप्टर में। इसमें से एक टर्म होता है यूज विद्युत वाहक बल। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और उसको डेप्थ में अध्ययन करेंगे, सीखेंगे। तो क्या हम लोग तब तैयार हैं प्यारे बच्चों? क्या सभी बच्चे तैयार हैं? चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे एकदम तैयार होंगे और पूर्ण डिसिप्लिन के साथ आप क्लास कर रहे होंगे और ये सोच के क्लास कर रहे होंगे कि सर जो आज हमको बता रहे हैं वो कंप्लीट रूप से मैं सीखूंगा। आपके मन में ये फीलिंग्स है, मुझे विश्वास है। तो चलिए, आप लोगों के विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा। मैं भी कॉन्फिडेंस में रहता हूँ कि जब बच्चे के बीच आता हूँ तो जो भी टॉपिक लेके आता हूँ उसमें 100% एनर्जी लगाकर बच्चों को सिखाने का कोशिश करता हूँ और हमारे बच्चे सीखते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आगे हमारा टॉपिक होगा आज का तो हमारा टॉपिक है आज का, हम लोग चर्चा करेंगे विद्युत वाहक बल। उस विद्युत वाहक बल को जानना है। चलिए, वो क्या है विद्युत वाहक बल, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। हम लोग इसको शॉर्ट में बोलते हैं ईएमएफ। इसका सिंबल यूज करेंगे हम लोग कैपिटल ई यूज करेंगे सिंबल में, या स्मॉल ई भी यूज करेंगे। समझना है, बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है और बहुत ही गहराई वाला टर्म है। जरा सा भी ध्यान कम करेंगे हम नहीं सीख पाएंगे, ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे चीज़ों पर गौर करके सीखना है। तो तैयार हैं आप लोग? यस, तैयार है। इस टर्म को जानने के पहले सेल के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। सेल में क्या होता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेल करता क्या है, उसको समझना हम लोग को जरूरी है। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा। तो हम लोग ये समझेंगे कि सेल एक ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसी डिवाइस को हम लोग कहते हैं सेल बोलते हैं। तो इसमें से समझना है केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट होता है वो क्या करता है। तो हम लोग सुनते हैं, देखते हैं व्यवहारिक जीवन में लगभग लोग इसको फॉलो करते हैं कि सेल को तार के द्वारा बल्ब में जोड़ देते हैं, बल्ब लाइट देने लगता है।
मतलब उस परिपथ में, उस सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है। करंट फ्लो होने का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश का प्रवाह होने लगता है। तो क्या इलेक्ट्रिक या जो सेल है वह सेल क्या सोर्स ऑफ चार्ज है? समझना होगा। क्या ये चार्ज का उत्पन्न करता है? नहीं सर, ये चार्ज उत्पन्न नहीं करता है। चार्ज तो ऑलरेडी कंडक्टर में है, बस ये सेल सिर्फ उसको एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, और उसके ऊर्जा देने से सर्किट में चार्ज फ्लो करता है, वही कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। तो कोई भी सेल जो होता है उसमें हम लोग देखेंगे दो बातें होता है। दो प्लेट होता है, मेटल प्लेट होता है, और उसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो मेटल प्लेट और वो जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये दो मुख्य बातें हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड के रूप में भी हो सकता है, और वो थोड़ा सा गहरा लिक्विड के रूप में भी हो सकता है। तो चलिए उसको हम लोग देखेंगे गौर से। तो समझना यहाँ पर ये है, जैसे हम लोग ये समझें कि कोई पूछे कि सेल ऊर्जा का स्रोत है या आवेश का स्रोत है, तो हम कहेंगे नहीं, सेल आवेश का स्रोत नहीं है, ऊर्जा का स्रोत है। इसको हम लोग ऐसे समझें एग्जाम्पल के रूप में कि जमीन के अंदर से पानी आप अपने घर में छत पे ले जाते हो, तो उसमें मोटर का यूज करते हैं, पंप का यूज करते हैं। तो क्या वो पंप जो है, वह जो पंप है, क्या पानी उत्पन्न करता है? नो, वह पानी का स्रोत नहीं है। वह सिर्फ जमीन के नीचे के पानी को ऊपर खींच के लाता है। मतलब वो ऊर्जा का स्रोत है, वह पानी का स्रोत नहीं है। वह ऊर्जा देता है, और वो उस ऊर्जा से पानी को खींचकर ऊपर लाते हैं, वहाँ कार्य होता है। तो जिस प्रकार से पंप जो है आपका, वहाँ वाटर का सोर्स नहीं है, पानी का स्रोत नहीं है, वह ऊर्जा का स्रोत है। उसी प्रकार आपका जो सेल है, वह सेल जब इसे इलेक्ट्रिक सर्किट में जोड़ते हैं, सेल को जब वायर से जोड़ते हैं, सर्किट कंप्लीट करते हैं, तो वह सेल सर्किट में चार्ज नहीं देता है। वह सेल का जो केमिकल एनर्जी है, वह केमिकल एनर्जी ही इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और वह इलेक्ट्रिक एनर्जी उस सर्किट में चार्ज फ्लो कराने में मदद करता है। चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में कुछ वर्क होता है, वही वर्क उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल कर दिया जाता है, और उस एनर्जी द्वारा वर्क होता है, और सर्किट में चार्ज फ्लो होता है। तो जब ये चार्ज फ्लो होता है, तो इसको गहराई समझना है। जब ये चार्ज फ्लो होता है, आपको गहराई से समझना है क्या, कि ये चार्ज सर्किट में वायर में भी फ्लो होता है, और सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें भी फ्लो होता है। मतलब करंट का फ्लो एक क्लोज्ड सर्किट में होता है, एक बंद परिपथ में होता है। तो बैटरी से जो तार को जोड़ते हैं और दोनों प्लेट अलग रहता है, उसके बीच में जो गैप होता है वहाँ इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट में भी करंट फ्लो होता है। होल सर्किट में इक्वल करंट फ्लो होता है। करंट का वैल्यू ना कभी घटता है ना बढ़ता है, सेम करंट पूरे होल सर्किट में फ्लो होता है। तो करंट फ्लो ना, करंट का मतलब हो गया सेम करंट होने का मतलब पूरे सर्किट में जो चार्ज फ्लो होता है वो एक समान चार्ज फ्लो होता है। तो ये जो चार्ज फ्लो होता है, तो चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है, उसी वर्क के बारे में समझना है। और हम लोग इसको समझ चुके थे। ये वर्क जो होता है आवेश गुना विभवांतर होता है। तो चलिए आइए हम लोग देखेंगे। तो किसी भी सेल में को जब सर्किट से जोड़ते हैं, तो एक कंप्लीट क्लोज सर्किट बनता है, बंद परिपथ बनता है। उस बंद परिपथ में एक कूलम आवेश को, कितना आवेश को, एक कूलम आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा जो कार्य होता है, वही कार्य उसका कहलाता है विद्युत वाहक बल। क्या कहलाता है?
विद्युत वाहक बल, या हम ऐसे बोल सकते हैं पूरे सर्किट में एक कूलम चार्ज को आवेश प्रवाहित कराने के लिए जो सेल का ऊर्जा खर्च होता है वह ऊर्जा ही उसका कहलाता है विद्युत वाहक बल। सुनने में यह शब्द लगता है कि बल है, लेकिन ये बल नहीं है, ये ऊर्जा है। विद्युत वाहक बल, बल नहीं है, ध्यान से सुनेंगे, ये बल नहीं है, फोर्स नहीं है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है, ये एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये। तो चलिए आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं, गप करते हैं गौर से। तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल को हम लोग छोड़ते हैं और जरा सा आगे बढ़ते हैं। जितने बातें आपको बताया गया आप ध्यान देंगे। सेल में जो होता है, सबसे पहले इसको पढ़ने के पहले हम लोग छोटा सा बात यहाँ पढ़ेंगे, सेल। इस सेल के बारे में हम लोग को हल्का सा आइडिया ले लेना। यहाँ पर केमिस्ट्री में पूरा डेप्थ में इसके बारे में नॉलेज आपको मिलता है, वहाँ देखेंगे जो मेन फिजिक्स से रिलेटेड बातें हैं यहाँ पर हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर कह सकते हैं मिक्स रूप में लिखेंगे हल्का हल्का। सेल एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है, कन्वर्ट करता है। पहला बात इसमें देखेंगे ये। दूसरा बात इसमें जानना है आपको, ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन आता है, सेल किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो हम लोग यहाँ कहेंगे। फिर दूसरा बात हम लोग को देखना है, सेल आवेश का स्रोत नहीं है, सेल आवेश का स्रोत नहीं है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन का स्रोत है। सेल चार्ज या इलेक्ट्रॉन का सोर्स नहीं होता है, सिर्फ यह ऊर्जा एनर्जी का सोर्स होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए है, जिसको आपको याद रखना है, एकदम ध्यान देना है गौर से। अब देखेंगे आप लोग, मैं आगे बढ़ता हूं। यहाँ पर विद्युत वाहक बल अभी स्टॉप है, इस बात को मैं बोल चुका शॉर्टकट में। अब इसका पूरा डेप्थ में डिस्कशन फिर आगे होने वाला है। हम थोड़ा सा पहले सेल के बारे में दो तीन बातें, मुख्य बातें आपको याद करा दूं, फिर आगे बढ़ूंगा। तीसरा पॉइंट आप यहाँ देखोगे, इसमें क्या याद रखना है आपको। तीसरा पॉइंट में आपको जानना है, समझना है कि किसी भी सेल में दो मुख्य बातें होता है। सेल में इलेक्ट्रोलाइट, इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य कहते हैं हिंदी में इसको, होता है। जैसे आप देखे होंगे घर में, तो सेल में कुछ कदा पानी डालो, वो पानी अलग है, पहले से उसमें H2SO4 होता है। पानी डाला जाता है उसके कंसंट्रेशन को घटाने बढ़ाने के लिए। तो सेल में इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य होता है, और उसमें दो मेटल प्लेट्स
मेटल प्लेट्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं, ये सारे लाइन ऑब्जेक्टिव के लिए मैं बता रहा हूँ, नहीं कि सेल का कभी वर्णन लंबा चौड़ा कभी नहीं आपको आने वाला है, इससे सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेगा। मेटल प्लेट होता है जिसे इलेक्ट्रोड, जिसमें से एक को कैथोड और दूसरे को एनोड कहा जाता है। चलिए ध्यान देंगे, जिसमें से एक पॉजिटिव होता है, एक प्लेट पॉजिटिव तथा दूसरा निगेटिव होता है। ये सिंपल बात है, जो हर बच्चे इसको समझते हैं तो बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे मुख्य रूप से दो टाइप का सेल आपका है। मेनली टू टाइप्स का सेल होता है, इसमें से समझना है, जिसमें से पहला नंबर में कहेंगे आप प्राइमरी सेल, हिंदी में इसको कहते हैं प्राथमिक सेल। अब ये समझिए प्राथमिक सेल किसको कहेंगे। अब इस प्राथमिक सेल में जो होता है, ये डायरेक्ट केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डायरेक्ट बदलता है। डायरेक्ट बदलता है, इसे दोबारा चार्ज नहीं किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, एक सेल ऐसा होता है जिसको यूज करना शुरू किया तो डायरेक्ट उसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदल दिया, और केमिकल एनर्जी जब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा तो डिस्चार्ज हो गया, उसको हम लोग फेंक देते हैं, कहते हैं खत्म, बैटरी खत्म हो गया, डिस्चार्ज हो गया, दोबारा उसको चार्ज नहीं कर सकते हैं, उसी को कहते हैं प्राइमरी सेल। और जिस सेल को दोबारा चार्ज किया जा सकता है, डिस्चार्ज हो जाए और फिर से उसको चार्ज करेंगे, उसको हम लोग कहेंगे ध्यान दीजिएगा गौर से, सेकेंडरी सेल कहेंगे उसको। इसमें जो एग्जाम्पल के रूप में आप देखोगे, आप ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आप लोग, अभी बहुत अच्छा अच्छा कैलकुलेशन आएगा। अभी सब सिंपल सिंपल बात आपके सामने आ रहा है, जो बहुत सारे बच्चे इसको थोड़ा बहुत सुन चुके होंगे पहले से। ड्राई सेल, शुष्क सेल जो है इसका उदाहरण के रूप में हो जाएगा। दूसरा नंबर इसमें देखो आप लोग, दूसरा नंबर जो होता है गौर से देखेंगे वो कहलाता है सेकेंडरी। सेकेंडरी सेल द्वितीयक सेल इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी देकर उसको चार्ज किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और वो केमिकल एनर्जी पुनः
जब उसको सर्किट से जोड़कर उपयोग में लाते हैं तो वो केमिकल एनर्जी पुनः इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जब वो केमिकल एनर्जी फिर इंड हो जाता है, पुनः उसको चार्ज किया जाता है, फिर से वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में यूज होता है। तो बार बार ये क्रिया होते रहता है, वही है सेकेंडरी सेल। बात समझ में आया? मतलब इस सेल में इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है और पुनः केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। अर्थात हम लोग ध्यान दीजिएगा, बार बार अगेन एंड अगेन बार बार आवेशित चार्ज किया जाता है, आवेशित चार्ज किया जाता है। अब ध्यान देंगे इस दोनों सेल में कौन ज़्यादा मेरे लिए उपयोगी है। सपोज कर लेते हैं हम लोग व्यवहारिक जीवन में जो प्राइमरी सेल है 1.5 वोल्ट 1.8 वोल्ट सबका ये प्राइमरी सेल होता है। लेकिन ये जो हम लोगों का सेकेंडरी सेल है, ये सेकेंडरी सेल को बार बार डिस्चार्ज होता है, बार बार चार्ज कर सकते हैं। तो इस दोनों में अंतर क्या होगा? मान लेते हैं कि दोनों सेल का विद्युत वाहक बल, अभी नहीं पढ़े लेकिन फिर भी एग्जाम्पल के रूप में, यदि सेम ईएमएफ का समान विद्युत वाहक बल का दो सेल लिया जाए तो उसमें से एक प्राइमरी हो दूसरा सेकेंडरी हो, दोनों का ईएमएफ समान है, तो माय डियर बच्चों वैसे केसेस में हम लोगों को देखना है कि कौन ज़्यादा हमें करंट देगा। तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है सेम ईएमएफ का प्राइमरी और सेकेंडरी सेल है तो कौन अधिक करंट देता है। तो हमको याद रखना है सेकेंडरी सेल हमें अधिक करंट देता है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको आएगा, उसको याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको अगला सेंटेंस ले जाते हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं। सारे लाइन ऑब्जेक्टिव हैं, आपको याद रखना है। जब भी आगे टेस्ट होगा तो आपको ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में रहेगा। बोर्ड एग्जाम में कई बार इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है, छोटा छोटा क्वेश्चन। 5 पॉइंट में हम लोग देखेंगे यहाँ पर नंबर 5 में सेम ईएमएफ वाला हिंदी में कहेंगे समान विद्युत वाहक बल वाला दो सेल प्राइमरी तथा सेकेंडरी में सेकेंडरी का आंतरिक प्रतिरोध, आगे चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको। आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस
प्राइमरी तथा सेकेंडरी में सेकेंडरी का आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है, अतः सेकेंडरी सेल अधिक धारा देता है। अधिक धारा करंट देता है, ध्यान में रखेंगे हम लोग। तो याद रहा आपको, दो सेल है हमारा, दोनों सेल का ईएमएफ समान है, विद्युत वाहक समान है, मतलब एक कूलम्ब आवेश को पूरे सर्किट में फ्लो कराने में अधिक एनर्जी देता है सेकेंडरी सेल, और दूसरा जो है वो भी देता है। तो कहता है दोनों का समान ईएमएफ है, मतलब दोनों समान एनर्जी देता है, फिर भी उस दोनों में से क्या धारा समान मिलेगा? नहीं, असमान मिलेगा। कौन अधिक देगा? सेकेंडरी वाला अधिक देगा, मतलब जिसको बार बार चार्ज कर सकते हैं वो सेकेंडरी सेल था, जिसको चार्ज नहीं कर सकते हैं वो प्राइमरी सेल है। तो सेकेंडरी सेल में कहा कि वो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध, उसी को कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध, वह बहुत कम होता है। बहुत कम होने के कारण वह अधिक करंट फ्लो कराता है, सर्किट में अधिक करंट देता है। तो यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ, आपको इसको याद रखना है। अब यहाँ पर एक बात उठ गया था, इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध, उसको जरा सा ठंडे दिमाग से समझना है, अच्छे दिमाग से समझना है। तो चलिए, विद्युत वाहक बल अभी हम नहीं पढ़े हैं, तो हल्का सा आइडिया शुरू में दिया था मैं आपको। उसका फार्मूला आएगा, उसका यूनिट होगा, उसका डायमेंशन होगा, उसका डिफिनेशन होगा, वो सारा चीज़ अलग से होगा। लेकिन मैं अभी आपका चल रहा था सेल। अब जैसे सेल चर्चा करते हैं तो प्रकार का हो गया, कौन अधिक करंट देगा, ऑब्जेक्टिव हो गया, 4-5 पॉइंट लिखा दिए, उसको याद रखिएगा। उसमें से 5 पॉइंट में से कोई एक पॉइंट पर प्रत्येक बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, ये आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। हम भी जब टेस्ट लेंगे, ऑनलाइन टेस्ट जब सेट करेंगे, लाइव क्लास में जो टेस्ट लेंगे, सभी जगह इसका क्वेश्चन रहेगा। और पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जो थोड़ा लेट से आए होंगे, देर से आए होंगे, वो थोड़ा सा बैक करके देख लीजिएगा क्लास, आज का पूरा कॉन्फिडेंस क्लियर हो जाएगा। अभी बहुत बात बाकी है, अभी तो काम शुरू हुआ है, अभी तो इनिशियल पॉइंट पर हम हैं, बहुत अंदर अभी गहराई में जाने वाले हैं, ध्यान से देखते रहिएगा, अभी बहुत गहराई में जाने वाले हैं। चलिए, ये था सेल के बारे में बेसिक बातें। अब हमारे पास एक पॉइंट आएगा, मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ और यहाँ से एक न्यू पॉइंट लेता हूँ आपके बीच, और वो न्यू पॉइंट आएगा आपके बीच, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस किसको कहते हैं, आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस, कोई भी सेल हम लेते हैं तो उस सेल के बारे में सोचें। तो सेल में 2 प्लेट है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट है, गौर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझने लायक बातें हैं, गौर से समझिएगा, इंटरनली ध्यान देकर समझिएगा। सर, यहाँ पर ये आपका एक बर्तन है और इसमें इलेक्ट्रोलाइट इस तरह से है। सपोज कर लीजिए ये आपका हुआ H2SO4, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट। और अब इसमें से हम लोग मान लेते हैं 2 प्लेट लेते हैं, अब ये 2 प्लेट जो है गौर से देखिएगा, इस 2 प्लेट का अपना कुछ है, लंबाई है, दोनों प्लेट के बीच का
कुछ न कुछ डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस को हम लोग डी से डिनोट करें। अब इसमें से इसको हम लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी इलेक्ट्रोड कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोड हुआ, ये भी आपका इलेक्ट्रोड हो गया, जिसमें से एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा, एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा। आप लोग समझते हैं, इसमें बहुत माथापच्ची नहीं लगाना। तो एक पे मान लो कि प्लस चार्ज है, दूसरे पे माइनस चार्ज है, तो ये जो होता है ये सेकेंडरी सेल होता है। ये क्या है? सेकेंडरी सेल है ये आपका। अब इसमें से आप गौर करके देखना, इस तरह से आपका रेजिस्टेंस हो गया, इस तरह से जुड़ा हुआ है, ये रेजिस्टेंस आर हो गया आपका, और यहाँ पर आप 2 पॉइंट चुन लो, इसका नाम दे दो P, इसका नाम दे दो PQ। तो पॉइंट P और Q के बीच हमारा सेल का 2 टर्मिनल जुड़ा है। अब देखेंगे गौर से, यहाँ पर होता क्या है कि जब ये सेल चार्ज है और ये सेल के द्वारा सर्किट में चार्ज फ्लो होता है, तो एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक चार्ज को आने में कुछ न कुछ वर्क होगा। तो वह चार्ज जब फ्लो करता है इलेक्ट्रोलाइट में, इस लिक्विड में, H2SO4 में, तो वहाँ भी फ्लो होने का कुछ अपोजिंग नेचर होता है, अपोज करता है उसका। तो सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड के बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, उस इलेक्ट्रोलाइट का जो अपोजिंग नेचर होता है, फ्लो ऑफ चार्ज करने का जो अपोजिंग नेचर होता है, उसी को हम लोग कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध। तो उसको शॉर्टकट में हम ऐसे बोलेंगे, शॉर्टकट में ऐसे समझेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा। सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट में फ्लो ऑफ चार्ज का अपोजिंग नेचर होता है, जिसे इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध, जिसे आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस कहा जाता है। ध्यान से सीखिएगा, क्या सीखना है। कुछ बच्चे हिंदी इंग्लिश में परेशान मत होइएगा, हिंदी इंग्लिश का कोई महत्व नहीं है यहाँ पर, वो सारा नोट्स मटेरियल आपको मिल जा रहा है बहुत जल्दी। यहाँ बस समझने का जरूरत है कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। थ्योरी समझना है, फिगर समझना है, डिस्कशन समझना है, कैलकुलेशन समझना है, फार्मूला समझना है, यूनिट समझना है, डायमेंशन समझना है, कंसेप्ट समझना है। हिंदी इंग्लिश में बौला नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। आइए गौर से, तो सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक चार्ज जो फ्लो होता है, उस फ्लो का जो अपोजिंग नेचर होता है, इस इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा फ्लो ऑफ चार्ज का अपोज होता है, उसी अपोजिंग नेचर को कहेंगे हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस। शब्द से ही पता चल रहा है, घर के अंदर अंदर का प्रॉब्लम, बाहर का प्रॉब्लम नहीं। घर के अंदर जो प्रॉब्लम है वो अपोजिंग नेचर जो है वही है इंटरनल रेजिस्टेंस। बाहर वाले में बाह्य प्रतिरोध होगा, वहाँ हम लोग देखते हैं क्या होता है। अब देखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस को जनरली स्मॉल r से डिनोट किया जाता है। इसका जो सिंबल होगा वो स्मॉल r होता है, याद रखिएगा। सेल के अंदर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो स्मॉल r होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो वो r किन किन बातों पर डिपेंड करता है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, वो तो समझ में आया कि एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक चार्ज फ्लो होगा, उस फ्लो का जो अपोजिंग नेचर होगा
कौन करेगा अपोज? वो इलेक्ट्रोलाइट अपोज करता है, उसी का जो अपोजिंग नेचर है उसको कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। वह इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है प्यारे बच्चों, उसको गहराई से समझना है, ध्यान से दिमाग में लगाना है। तो तैयार है आप लोग समझने के लिए? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आप लोग जल्दी से। चलिए बहुत सुंदर बात, आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। कहता है कि यह इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है। इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हिंदी हुआ आंतरिक प्रतिरोध, परेशान नहीं होइएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर, निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। निर्भर करता है, किस किस पर निर्भर करता है? चलिए आइए इसको सीखते हैं। पहला पॉइंट किस पर निर्भर करता है? सबसे पहला बात इसमें सीखेंगे नेचर, नेचर ऑफ, नेचर एंड टेम्परेचर एंड concentration of electrolyte। विद्युत के अपघट्ट के प्रकृति, ताप एवं सांद्रता पर निर्भर करता है। पहली बात है, एक बात आपको याद रखना है, इलेक्ट्रोलाइट जो देश में आप देखे थे H2SO4 डाला गया, उसका प्रकृति, प्रकृति का समझने का मतलब उसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं नहीं है वो समझना है। प्रकृति हुआ टेम्परेचर, ताप कम है कि अधिक है, अधिक ताप नहीं होना चाहिए, कम से कम ताप होना चाहिए। तीसरा बात हमको कहता है सांद्रता, आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, कंसंट्रेशन सांद्रता पढ़े होंगे आप लोग, वहाँ पर आपको बताया गया होगा कि उसमें कितने अधिक H2SO4 के मॉलिक्यूल्स, और उसमें वाटर है, H2SO4 है, तो अधिक से अधिक कितना अधिक मॉलिक्यूल्स उसमें है, कम है कि अधिक है, उसी पर कंसंट्रेशन सांद्रता निर्भर करता है। तो इस तीन बातों पर निर्भर करता है। इस तीन में से किसी एक को बदलेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का वह बदल जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट का या तो प्रकृति बदल दें, H2SO4 हटाकर दूसरा दे दें, तीसरा दे दें, तो वहाँ प्रकृति बदल गया, टेम्परेचर बदलेंगे और सांद्रता बदलेंगे, तीनों में से किसी एक को बदलेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस बदल जाएगा। दूसरा बात इसमें आपको देखना है कि वो क्या है। दूसरा बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिए। दूसरा बात कहता है डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। किसी भी सेल में जो दो प्लेट लिया जाता है, उस प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना होता है?
दोनों प्लेट के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। मतलब दूरी बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, दूरी घटाओगे रेजिस्टेंस घटेगा। तो आर प्रोपोर्शनल टू डी, वहाँ आपको सिंबल दिए थे डी का, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, दो प्लेट के बीच की दूरी जो है आर सिंबल, सॉरी हाँ, दूरी को डी से डिनोट किए हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध छोटी आर है, वो दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस के समानुपाती है। प्लेट को नज़दीक रखेंगे रेजिस्टेंस कम होगा, दूर में रखेंगे रेजिस्टेंस अधिक होगा। इसको समझेंगे। और तीसरा पॉइंट है हम लोग को समझना है यहाँ पर, तीसरा पॉइंट कहता है, ध्यान दोगे गौर से, यह हुआ डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, दोनों प्लेट के बीच की दूरी दूरी के समानुपाती होता है, दूरी बढ़ाएंगे घटाएंगे। अब देखेंगे गौर से, प्लेट का जो एरिया है, जो एरिया हम लोग को इलेक्ट्रोलाइट में डूबा हुआ है, प्लेट का एरिया जो लिक्विड में डूबा हुआ है, अधिक एरिया डूबा है कि कम एरिया डूबा हुआ है, उस एरिया के भी पर डिपेंड करता है। हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट में डूबे हुए प्लेट का एरिया जो है उस पर डिपेंड करेगा। मतलब यहाँ पर क्या डिपेंड करेगा, जितना कम डूबा रहेगा रेजिस्टेंस उतना अधिक रहेगा, अधिक डूबा रहेगा रेजिस्टेंस कम होगा, उल्टा होगा। मतलब रेजिस्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। अब ध्यान देंगे, सपोज करिए ये लिक्विड का लेयर है और इसमें ये प्लेट है, कम डूबा हुआ, अभी इतने सा भाग डूबा हुआ है, तो उस समय रेजिस्टेंस कुछ होगा। और अधिक डुबा देंगे, अधिक डूब जाएगा लिक्विड में, तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो यदि कम डूबा रहेगा तो रेजिस्टेंस अधिक होगा, अधिक ये लिक्विड में डूबा रहेगा इलेक्ट्रोलाइट में, तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे गौर से, तो ये तीन बातें हैं जिस पर हमारा आंतरिक प्रतिरोध डिपेंड करता है। पहला हुआ नेचर ऑफ टेम्परेचर, नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा हो जाता है दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस पर निर्भर करेगा। और तीसरा हो जाता है प्लेट का एरिया जो इलेक्ट्रोलाइट में डूबा हुआ रहता है। तो अधिक एरिया डूबा रहेगा रेजिस्टेंस कम होगा, कम डूबा रहेगा रेजिस्टेंस अधिक होगा। ये बातें हुआ, दूरी अधिक होगा रेजिस्टेंस अधिक होगा, दूरी कम होगा रेजिस्टेंस कम होगा। इतने बातों को आप समझे। इन सारी बातों को मिक्स करके हम लिखना चाहें तो ध्यान दीजिएगा, आपको और से एक रिलेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप बच्चों देखो गौर से, एक रिलेशन मिल जाएगा। और क्या रिलेशन मिल सकता है, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ आर प्रोपोर्शनल टू D/A। आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्वल टू K इंटू D/A, where K is constant, where K is constant, इलेक्ट्रोलाइट कांस्टेंट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कांस्टेंट, which depends upon nature and concentration of electrolyte। सो हिंदी हुआ, गौर से सुन लीजिएगा। जहाँ पर के कांस्टेंट है, जहाँ पर के कांस्टेंट है, जो इलेक्ट्रोलाइट कांस्टेंट कहलाता है। और यह निर्भर करता है किस पर, वैद्युत अपघट इलेक्ट्रोलाइट का जो सांद्रता है, ताप है, उसका नेचर है, उस पर डिपेंड करता है। मतलब तीनों बात यूज हो गया, के नेचर को, कंसंट्रेशन को बता रहा है आप इलेक्ट्रोलाइट का, डी दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस बता रहा है, ए बता रहा है प्लेट का एरिया लिक्विड के अंदर कितना डूबा हुआ है। वो तीनों बात यहाँ पर है। उसी तीनों में से किसी एक को आप बदलोगे
इंटरनल रेजिस्टेंस बदल जाएगा। क्लियर बात हुआ? याद रखिएगा, ढेर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आपको निकल कर आता है। बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन बैंक देखिए, प्रत्येक साल इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध से क्वेश्चन आया हुआ है और सब दिन आता है और सब दिन आते रहेगा। चलिए, इसको याद रखने का जरूरत है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने जा चुका है। सर आपने लिखा था मेन पॉइंट विद्युत वाहक बल, वो तो अभी हो ही नहीं रहा है भाई मेरे। धीरे 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 बढ़ते जाइए आगे। इंटरनल रेजिस्टेंस, अब मैं आपको बोला था प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में अंतर देखेंगे कि प्राइमरी सेल का या इंटरनल बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है, इसीलिए वो कम करंट देता है। और सेकेंडरी सेल का या आंतरिक प्रतिरोध कम होता है, प्लेट उसमें दूरी दूरी पर होता है। तो यहाँ पर देखोगे सेकेंडरी सेल में जो आर का वैल्यू होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है। इसी कारण से सेम विद्युत वाहक बल का प्राइमरी और सेकेंडरी सेल लेते हैं तो सेकेंडरी सेल अधिक करंट देता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़े। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से पॉइंट हमारा चेंज होगा। अब हम अपने मेन पॉइंट पर आते हैं और मेन पॉइंट हमारा था, ध्यान से देखेंगे, मेन पॉइंट आपका था विद्युत वाहक बल। अब उस पॉइंट पर हम लोग पहुंचने गए हैं। विद्युत वाहक बल EMF शॉर्ट में लिख दिया, शुरू में इसको लॉन्ग में लिखे हैं, अब शॉर्ट में लिखे हैं। EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका सिंबल आपको कैपिटल ई भी यूज होता हुआ दिखाई पड़ेगा, कहीं कहीं स्मॉल ई भी दिखाई पड़ेगा, लेकिन जनरली हम लोग कैपिटल ई यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, आपको याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि स्मॉल ई कहीं मिल जाए तो आप परेशान नहीं होंगे। अब देखिए इसी चैप्टर में ये नहीं मिलेगा, ये यहाँ से आगे सिर्फ लाइट चैप्टर ऑप्टिक्स छोड़कर जितने भी थ्योरी पढ़ेंगे सभी जगह ये शब्द आपको उपयोग में आएगा। इसको ध्यान से सीखिएगा, याद रखिएगा। मतलब 12th फिजिक्स में सिर्फ ऑप्टिक्स को हटा दो तो पूरे फिजिक्स में बाकी जितना पार्ट है सब जगह चार्ज का जरूरत है और सब जगह EMF का जरूरत है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जरूरत है। चाहे वो सेल हो, जनरेटर हो, डायनमो हो, हर जगह आपको EMF शब्द बार बार आएगा। तो सीख लेते हैं आज हम लोग बड़ी एनर्जी के साथ, पूरा ऊर्जा के साथ। हड़बड़ाने का नहीं है, 10 मिनट लगेगा आपको पूरा ताकत के साथ। तो इतना बात यदि हम लोग सीख चुके थे तो लगातार सीख लेना में अच्छा है, ब्रेक देंगे तो वो गड़बड़ा जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग पूरा करते हैं ध्यान से। विद्युत वाहक बल EMF क्या है, एकदम शॉर्ट में आपको सिखा दिया था। किसी सेल को सर्किट में कंप्लीट कर देंगे तो उसको कहेंगे बंद परिपथ। क्लोज्ड सर्किट में यूनिट चार्ज को फ्लो कराने में सेल द्वारा किया गया वर्क या सेल का खर्च ऊर्जा ये कहलाता है विद्युत वाहक बल। तो देखिए शॉर्ट में इसको लिखते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे। होल क्लोज सर्किट, मतलब इसको कहेंगे सेल सहित संपूर्ण बंद परिपथ में यूनिट चार्ज को प्रवाहित करने में, फ्लो कराने में, प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य या
खर्च ऊर्जा, एक्सपेंड एनर्जी, क्या क्या कार्य वर्धन या एक्सपेंड एनर्जी को सेल का ईएमएफ कहा जाता है। शॉर्ट में लिखे ईएमएफ विद्युत वाहक बल कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। बहुत ही सिंपल बात है, बहुत परेशान होने का जरा सा भी बात नहीं है। सपोज करते हैं हम लोग, सपोज करते हैं कोई सर्किट है, उसमें क्यू चार्ज को फ्लो कराते हैं, टोटल वर्डन डब्ल्यू होता है। यदि मैं ऐसा कहूँ कि क्यू चार्ज को फ्लो कराने में वर्डन डब्ल्यू होता है, तो यूनिट चार्ज को फ्लो कराने में जो वर्क डन होगा वो डब्ल्यू बाय क्यू हो जाएगा। और इसी को कहेंगे हम लोग ईएमएफ। क्या कहेंगे उसको? ईएमएफ, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल का सिंबल होगा ई, और ई बराबर कहेंगे हम लोग डब्ल्यू बाय क्यू, वर्डन बाय चार्ज। मतलब ईएमएफ वाहक बल का आपको यूनिट कहा जाए तो बहुत ही सिंपल बात है, हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, इसमें कोई दम नहीं है। तो डब्ल्यू हो गया जूल, चार्ज हो गया कुलम, जूल पर कुलम। जूल पर कुलम को हम लोग वोल्ट बोलेंगे। मतलब ईएमएफ विद्युत वाहक बल का यूनिट वोल्ट है, न्यूटन नहीं। बल होता तो यूनिट हो जाता न्यूटन, लेकिन न्यूटन नहीं है, यहाँ पर होता है जूल पर कुलम। जूल वर्क से जुड़ा हुआ टर्म है, एनर्जी से जुड़ा हुआ टर्म है, ये कोई बल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे ईएमएफ शब्द हम लोग देख लिए। यहाँ पर ई बराबर डब्ल्यू बाय क्यू, इसको ध्यान दीजिएगा गौर से। डब्ल्यू बाय क्यू याद हो गया। अब यहाँ पर समझना है आप लोगों को, थोड़ा सा गिज गिज हो गया ने। विद्युत वाहक बल ईएमएफ सिंबल होता है ई बराबर डब्ल्यू बाय क्यू। अब आपको कहेंगे डायमेंशन, ध्यान दीजिएगा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बहुत बात बाकी है, इसका मेन जड़ तो अभी बाकी है, अभी तो शुरुआत हुआ है, और अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात बाकी है। आप 10 मिनट या 5 मिनट और हिलेंगे नहीं। अब ये मेन पार्ट बोलने वाले हैं, जो हिल गए तो अभी 40 मिनट का क्लास बेकार हो जाएगा, और अभी यदि 5 मिनट सुन लेंगे तो 40 मिनट सार्थक हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। डायमेंशन ऑफ ईएमएफ, भाई मेरे वर्क का डायमेंशन ml2t-2, चार्ज का जानते हैं IT, तो आपका जवाब हो जाएगा ml2, राइटिंग ठीक नहीं हो रहा है, ml2t-3 I-1 इज द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल, सॉरी ईएमएफ, विद्युत वाहक बल। आप याद रखोगे पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल विभव और विभवांतर का भी डायमेंशन यही था, तो यूनिट भी यही होगा जो इसका हो रहा है। तो यहाँ पर देखोगे ऐसा यूनिट ऑफ ईएमएफ, आपका जवाब हो जाएगा वर्क का हो जाएगा जूल, और चार्ज का हो जाएगा कुलम। जूल पर कुलम को बोलेंगे वोल्ट, सिंबल होगा भी। आइए गौर से देखिएगा, कहता है यदि किसी सेल का ईएमएफ 1 वोल्ट है, इसका मतलब क्या समझोगे आप? किसी सेल का ईएमएफ 1 वोल्ट है, इसका मतलब समझेंगे कि उस सेल को 1 कूलम चार्ज फ्लो कराने में, पूरे सर्किट में फ्लो कराने में जो वर्क करना पड़ रहा है वो 1 जूल करना पड़ रहा है। यदि कहेंगे सेल का ईएमएफ 5 वोल्ट है, इसका मतलब 1 कूलम चार्ज को फ्लो कराने में 5 जूल वर्क होता है। यदि सेल कहेंगे कि 12 वोल्ट का है, सेल का ईएमएफ 12 वोल्ट है, मतलब उस सेल को उस सर्किट में 1 कूलम चार्ज को फ्लो कराने में 10 जूल वर्क करना पड़ता है। क्लियर? अब ध्यान देंगे गौर से। आप लोग देखते होंगे, कहता है लोग सेल बैटरी 12 वोल्ट का है, तो 12 वोल्ट का है, 24 वोल्ट का है, 9 वोल्ट का है, बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या होगा? उस सेल को जिस सर्किट में जोड़ेंगे, उस सर्किट में 1 कूलम चार्ज को फ्लो कराने में उसको 9 जूल कार्य करना पड़ेगा, तो वह सेल का ईएमएफ 9 वोल्ट कहलाएगा।
सेट हो गया होगा मन में। हाँ, ये नहीं आधा सर्किट में नहीं, पूरे सर्किट में बात हो रही है, आधे सर्किट की बात नहीं हो रही है। इसको तो माइंड में सेट रखेंगे। सेल के बाहर तार में भी और सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट में भी पूरे में 1 कूलम चार्ज को फ्लो कराना है, बंद परिपथ, खुला परिपथ में नहीं, क्लोज सर्किट में। तो वहां पर जो वर्क होता है वही वर्क कहलाता है विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर? यस। तो सुनते चले जाइए, बहुत से गौर से सुनते जाइए बाबू लोग। अब लास्ट मोमेंट में हम लोग पहुंच रहे हैं, मेन फार्मूला पर आएंगे। अभी आपका ईएमएफ का मेन फार्मूला आपको नहीं मिला है, अब ये तो मेन फार्मूला मिलने वाला है। वेट एंड वॉच, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तो यहाँ पर कहेंगे यदि इफ, या यदि लिखो, यदि सेल का ईएमएफ 12 वोल्ट है तो इसका अर्थ है कि उस सेल को होल सर्किट में 1 कूलम चार्ज को फ्लो कराने में 12 जूल वर्क करना पड़ता है। यही इसका अर्थ हुआ। तो चलिए आइए ध्यान में रखेंगे गंभीर होके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे लेके चलते हैं, और वो स्टेप क्या होगा गौर से हमको समझना है, देखना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। अब हमारे पास लास्ट स्टेप है, अब आप लोग गौर से एक फिगर को देख लीजिए गौर से फिर से, तब हम लोग फिर गप करेंगे आगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप गौर से समझेंगे। एक पॉइंट और यहाँ पर आपको सुनने को मिलेगा, एक शब्द आपको मिलता है बार बार, और वो शब्द आपका है, ध्यान से देखिएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल विभवांतर। ये क्या चीज है? आप बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों,
गौर से सुनिए और सीखिए। ये बाहर में तार जो है और अंदर में जो तार है लिक्विड है, यहाँ भी अंदर में भी प्रतिरोध है और यहाँ भी प्रतिरोध है। आर वाले को कहते हैं हम लोग बाह्य प्रतिरोध। बाह्य प्रतिरोध, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसको कहते हैं, बाह्य प्रतिरोध इसको बोलते हैं। और स्मॉल आर जो यहाँ पर है, इस स्मॉल आर को कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस। आप बच्चों गौर करके देखोगे, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, बाह्य प्रतिरोध बड़ी आर है। इस दोनों में तुलना करना है, कंपैरिजन करना है आपको। बाह्य परिपथ में एक कूलम चार्ज को प्रवाहित करने में जो सेल द्वारा वर्क होता है, उस वर्क को कहते हैं आपका टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान देंगे गौर से। बाह्य परिपथ, एक्सटर्नल सर्किट जो हुआ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बाह्य प्रतिरोध जो हुआ, परिपथ में 1 कूलम चार्ज को फ्लो कराने में सेल द्वारा किया गया कार्य या खर्च ऊर्जा जो है, यही है टर्मिनल विभवांतर है। इसको हम लोग V से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? V से डिनोट करेंगे। अब समझ कर लो कि सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर है, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर है, सेल को जोड़ दिए हैं तो सेल में करंट फ्लो हो रहा है, I, रेजिस्टेंस R है। इस दोनों पॉइंट के बीच का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वह आपका कहलाएगा V बराबर I इंटू आर। क्या कहलाएगा ये? V बराबर I इंटू आर। अब ध्यान देना, सेल के अंदर में जो वर्क होगा WIL लिखेंगे और बाहर में जो वर्क होगा WEXT लिखेंगे। एक्सटर्नल वर्क, इंटरनल वर्क। सेल के बाहर में जो कार्य होगा एक्सटर्नल वर्क होगा और सेल के अंदर में जो वर्क होगा इंटरनल होगा, INT होगा, इंटरनल वर्क, एक्सटर्नल वर्क। तो V बराबर ये बेसिकली होना चाहिए आपका एक फॉर्मूला हुआ, लेकिन डिप्रेशन के आधार पर, इस डिप्रेशन के आधार पर हम लोग क्या कह पाएंगे, ये लाइन ओम्स लॉ से कहते हैं, लेकिन डिप्रेशन जो कह रहा है उस सर्किट में यहाँ पर जो V हो जाएगा, ये हो जाएगा WEXT बाय, WEXT का मतलब एक्सटर्नल वर्क, बाय वर्क, बाय चार्ज, ये आपका हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये दोनों चीज हुआ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। प्लस और माइनस का जो प्लेट है उसके बीच में जो विभवांतर होगा बाहर में, वो इस तरह से सोचेंगे हम लोग। इसको दिमाग में रखिए, तो यहाँ से हम लोग विचार कर पाएंगे। बहुत गहराई से विचार कर रहे हो हम लोग। अब देखिएगा गौर से, सेल के अंदर में जो वर्क होगा, सेल के अंदर जो एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक जो चार्ज को फ्लो कराने में वर्क होगा, उस वर्क में जो एनर्जी खर्च होगा सेल का, वह एनर्जी व्यवहारिक जीवन में हम लोगों के लिए कोई काम का नहीं होता है। उसको बोलते हैं हम लोग विभव पतन, लॉस्ट वोल्ट कहते हैं हिंदी में। हिंदी में कहते हैं लॉस्ट विभव पतन और इंग्लिश में बोलते हैं लॉस्ट वोल्ट। काहे कि सेल के अंदर में जो एनर्जी खर्च होगा वो तो मीनिंगलेस होगा, वो हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं होगा। हाँ, बाहरी परिपथ में जो एनर्जी खर्च होगा वो एनर्जी किसी बल्ब में जाएगा तो वो हमें लाइट देगा, हीटर में जाएगा हीट एनर्जी देगा, मोटर में जाएगा तो घूमेगा, कुछ फायदा होगा उससे। लेकिन सेल के अंदर में जो एनर्जी खर्च हो रहा है किसके कारण? इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण। वो वर्क में जो एनर्जी खर्च होगा वो मीनिंगलेस होगा, वो हमारे लिए कोई फायदा नहीं होगा। उसको बोलते हैं लॉस्ट वोल्ट। क्या बोलते हैं? लॉस्ट वोल्ट। मतलब सेल के अंदर
1 कूलम चार्ज को फ्लो कराने में जो वर्क करने में जो एनर्जी खर्च होगा वही कहलाएगा लॉस्ट वोल्ट। क्या कहलाएगा वो? लॉस्ट वोल्ट कहलाएगा। आइए उसको हम लोग देखते हैं लॉस्ट वोल्ट क्या है। अब यहाँ पर एक छोटा सा बात देखना हम लोगों को, विभव पतन इंग्लिश में कहते हैं इसको लॉस्ट वोल्ट। ये क्या हुआ? सेल के अंदर 1 कूलम चार्ज को फ्लो कराने में खर्च ऊर्जा या सेल द्वारा किया गया कार्य जो है वही कहलाता है विभव पतन। तो ये जो विभव पतन है, लॉस्ट वोल्ट है, उसको यदि हम लोग तत्काल V डैश से डिनोट कर दें तो हमारा ये लॉस्ट वोल्ट जो हो जाएगा V डैश बराबर हो जाएगा I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा, I हुआ इलेक्ट्रिक करेंट और आंतरिक प्रतिरोध हुआ स्मॉल r। ठीक है, और इसको दूसरे तरह से बोल सकते हैं V डैश इक्वल टू वर्क इंटरनल वर्क INT लिख देंगे, समझ जाना, बाय चार्ज। ये भी बोल सकते हो और ये भी बोल सकते हो। तो इतनी सारी बातों को मैंने समझा। अब मेरी बातें आ रही है फाइनल पॉइंट पर, टोटल वर्क डन कितना होगा। सेल के अंदर में वर्क डन और सेल के बाहर जो वर्क डन हुआ, टोटल वर्क डन जो होगा वही कहलाएगा आपका EMF, विद्युत वाहक बल। इसकी शॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर लास्ट पॉइंट लिख देते हैं और उसके बाद आपको छोड़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, विचार करेंगे। तो आप यहाँ पर कहेंगे, आप फाइनल पॉइंट कहेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, सेल का विद्युत वाहक बल EMF ऑफ सेल का आपका जवाब होगा, उसको ई से डिनोट करेंगे। ई बराबर लिखेंगे टोटल वर्क डन टू फ्लो ऑफ यूनिट चार्ज को फ्लो कराने में कुल कार्य कितना होगा। तो माय डियर बच्चों, सेल के बाहर 1 कूलम चार्ज को फ्लो कराने में वर्क भी लिखे थे हम लोग, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और सेल के अंदर V डैश लिखे थे। तो यहाँ पर मैं कहूँगा E बराबर V प्लस I इंटू स्मॉल r, E बराबर V प्लस I इंटू स्मॉल r। V हो गया आपका, अब उसको शॉर्टकट में बोले दो टर्मिनल के बीच का विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, V हो गया, और IR हो गया लॉस्ट वोल्ट जो सेल के अंदर में कर वर्क होता है, 1 कूलम चार्ज को ले जाने में जो वर्क होता है वो हो गया I इंटू R। दोनों को जोड़ दिए, यही हो गया EMF का मेन फार्मूला। बाद बाकी इसमें अभी बहुत सारी बातें हैं जिसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, अभी बातें अभी और बाकी रह जाएगा। बहुत बच्चे थक गए, यहाँ पर बहुत बच्चे थकावट अनुभव कर रहे हैं। हो सकता है बहुत बच्चे का डाटा खत्म हो गया हो, या बहुत बच्चे को भोज खाना पड़े, या इधर उधर करना पड़े, तो इन सब संभावना है। इसलिए बातें अभी लगातार हमको लगता है इससे संबंधित कंप्लीट गप खत्म करने में अभी आपको लगता है 30 मिनट और लग जाएंगे, इसलिए बहुत लंबा क्लास हो जाएगा लगातार। अब यह फार्मूला पर आगे
थोड़ा सा बैक गियर लगाते हुए मैं इस फार्मूला पर आऊँगा और इस फार्मूला में जो स्पेशल केसेस है जिससे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है, बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल सब, उस पर डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। 23 घंटा के बाद फिर मिलेंगे नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ। जय हिंद, जय भारत।